गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। जानेंगे कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी हैं जो हमें अपने कोर्स के दौरान डेवलप करनी होती हैं। सबसे पहले आता है कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स कौन सी हैं जो हमें डेवलप करनी है। सबसे पहली स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल। सबसे पहली जो हमारी स्किल है वो है इंट्रोडक्शन स्किल। देन इसके बाद आती है सेकंड स्किल प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल। थर्ड आती है एक्सप्लेनेशन स्किल एंड द फोर्थ वन इज स्टिमुलेट्स वेरिएशन स्किल। फिफ्थ आती है ब्लैक बोर्ड स्किल। सिक्स्थ आती है इलस्ट्रेशन स्किल, यानी एग्जाम्पल किस प्रकार से दिए जाएं। देन आती है रीइंफोर्समेंट स्किल। तो आज हम बारी बारी से इन सभी स्किल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल क्या है? सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन स्किल के अंतर्गत क्या किया जाता है, यानी हमें अपने टॉपिक को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करना है, वो आता है इंट्रोडक्शन स्किल के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट विद द लर्नर, यानी जो हमारे लर्नर्स हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनके साथ हम एक एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंसेस, इस प्रकार से कि उनके जो पिछले अनुभवों से उसे जोड़ा जा सके। देन लिंक बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड मेन पार्ट्स। उसके बाद क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन स्किल में हम बच्चे को इस तरीके से जोड़ते हैं कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ हम सिखाना चाह रहे हैं, मेन हमारा जो टॉपिक है उस तक उसे ला सकें। देन यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइसेस टेक्निक्स लाइक क्वेश्चनिंग एग्जाम्पल, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई टीचिंग एड की हेल्प लेकर भी बच्चों को टॉपिक तक जोड़ सकते हैं, या फिर बच्चे से क्वेश्चनिंग करके भी, उसकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर क्वेश्चंस करके भी उसे इस तरीके से टॉपिक तक जोड़ा जा सकता है। साथ ही इसमें इंट्रोडक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रश्न पूछते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर है सेकंड प्रश्न उससे लिंक होता हुआ होना चाहिए। ऐसे ना हो कि एक प्रश्न हमने कहीं से पूछ लिया, एक कहीं और से पूछ लिया, यानी कि प्रश्न इस प्रकार से होने चाहिए कि वो एक दूसरे से लिंक्ड हो। इसके बाद आता है इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं, किन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स। आपके प्रश्न इस प्रकार के बने होने चाहिए जिससे बच्चे के पूर्व ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप उसमें कर सकें, यानी बच्चे उनका जवाब देने में सक्षम हो, उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो। दूसरा, यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइसेस, आपको एप्रोप्रिएट डिवाइस का इस्तेमाल करना है। देन मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी, अभी जो मैंने बताया कि प्रश्न आप एक कहीं से नहीं पूछेंगे, बल्कि आप इस तरह से लिंक करते हुए पूछेंगे जिससे कि बच्चा एक दूसरे से जोड़कर नए टॉपिक तक पहुंचने का प्रयास कर सके। देन इसके बाद रेलिवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, ध्यान रखना है इस बात का भी कि उनका जो शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार है उसकी रेलिवेंसी को भी ध्यान रखते हुए आपको प्रश्न करना है। साथ ही बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि उन्हें लगे, जिज्ञासा उनके अंदर आए कि हाँ भाई मुझे क्या आज पढ़ाने वाली है मैम। देन स्टूडेंट मोटिवेशन, इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा जब प्रश्न का आंसर करता है तो उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए। साथ ही आपके प्रश्नों में या आपकी जो इंट्रोडक्शन है टॉपिक का उसमें इफेक्टिवनेस होनी चाहिए जिससे बच्चे उसमें रुचि लें और ठीक से कक्षा अध्ययन का कार्य हो सके। अब आती है सेकेंड स्किल। सेकेंड स्किल की अगर हम बात करें तो प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल है। प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल के अंतर्गत क्या है, प्रोबिंग क्वेश्चंस आर दोज, प्रोबिंग क्वेश्चंस वो प्रश्न होते हैं which help the pupils to think in depth about the various aspects of the problem, किसी भी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने के लिए जो बच्चे को हेल्प करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो प्रोबिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस कभी भी टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं होते। जब हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बच्चे को टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हम उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे कि वह टॉपिक को और अधिक गहराई से समझ सके और अच्छे से उसके सभी एस्पेक्ट्स को जान सके। Then by asking such questions again, the teacher makes the pupil more thoughtful. इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने से क्या होता है कि बच्चा जो है और ज़्यादा उसका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होता है, वो और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने का, चिंतन करने का प्रयास करता है। ये जो क्वेश्चन होते हैं, these questions enable the pupils to understand the subject deeply. बच्चे को जो विषय है उसे गहराई से समझने में ये प्रश्न मदद करते हैं। ठीक, अब आता है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल,
पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, कि किस प्रकार की टेक्निक आपकी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन टेक्निक, इस प्रकार से आपको प्रश्न को पूछना है जो आगे की इंफॉर्मेशन बच्चा दे सके। इसके अलावा रीडायरेक्शन टेक्निक, अगर बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर से क्वेश्चन की भाषा बदल कर यानी रीडायरेक्ट कर उसे उस बिंदु तक पहुंचाना है। रीफोकसिंग टेक्निक, रीफोकसिंग टेक्निक में क्या है कि उसे जिस टॉपिक को, जिस एस्पेक्ट को आप समझाना चाह रहे हैं उसी पर फोकस करते हुए आप उससे अगेन कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे जिससे कि वो निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर सके। देन इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस टेक्निक, साथ ही बच्चे की क्रिटिकल अवेयरनेस टेक्निक को बढ़ाएंगे। उसका जो प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जिससे बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो, वो और ज्यादा गहराई से सोच पाए। अब आता है तीसरी स्किल है एक्सप्लेनेशन स्किल। एक्सप्लेनेशन स्किल की अगर हम बात करें तो इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ ए टीचर टू डिस्क्राइब द कंटेंट लॉजिकली। इस स्किल के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारा प्यूपिल टीचर है उसकी जो एबिलिटी है वो देखी जाती है कि वो किसी कंटेंट को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है, जिससे मैक्सिमम जो उसका टारगेट है यानी जो क्लास में लर्नर्स हैं वो उसको समझ सकें। इसमें उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज है यूज सिंपल लैंग्वेज। उसे ध्यान रखना है कि उसकी भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि हमारे लर्नर्स को आसानी से समझ में आए। सेकंड है इट शुड नॉट बी गिवन द शेप ऑफ एन एडवाइस, यह एक सलाह के रूप में नहीं होना चाहिए बल्कि उसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाए। इट शुड बी इन ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ये नहीं कि बाद का टॉपिक पहले बता दिया और पहले वाली चीज से बाद में बता रहे हैं या फिर बीच में कहीं से कुछ और बता दिया। अगर सीक्वेंस में होगा तो बच्चा उसको आसानी से समझ पाएगा, उसकी लर्निंग में स्टेबिलिटी आएगी। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज, एक्सपीरियंस एंड मेंटल लेवल ऑफ पीपल। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जो ये टॉपिक हम एक्सप्लेन करते हैं उसमें बच्चे के एज, उसका अनुभव और उसके मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए हमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ऐसा नहीं कि हम बड़ी क्लासेस के यानी हायर क्लास के जो बच्चे हैं उसके हिसाब से उनको लेक्चर मेथड से बता दें, हो सकता है कि वो टॉपिक उन्हें लेक्चर मेथड से समझ में ही ना आए। देन हमें ध्यान में रखना है कि जब हम एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं तो हम सीधी सरल भाषा में किस प्रकार से इस्तेमाल करें, चाहे हमें टीचिंग एड की हेल्प लेनी हो या फिर हमें उन्हें कुछ दिखाना हो, डेमोस्ट्रेट करना हो, जिससे कि बच्चे को टॉपिक इजीली समझ आ सके। कंपोनेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल्स, अब आते हैं कंपोनेंट्स पे, किन किन चीजों को इसमें देखा जाता है। सबसे पहले बिगनिंग स्टेटमेंट, कि आपने शुरुआत कहाँ से की, यानी उद्देश्य कथन जिसको हम कहते हैं। बिगनिंग स्टेटमेंट, जब हम इंट्रोडक्शन स्किल का कंप्लीट करके टॉपिक तक पहुंचते हैं तो हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि बच्चों आज हम इस विषय में अध्ययन करेंगे, तो वो होता है हमारा बिगनिंग स्टेटमेंट। देन एक्सप्लेनेशन लिंक, कि क्या आपने किन चीजों को एक्सप्लेन करना है, उनको आपने सीक्वेंसली रखा है या नहीं रखा है, किस तरीके से। देन लास्ट में आता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जब आप एक्सप्लेनेशन कर देते हैं तो आपने उसे कंक्लूड किया या नहीं किया। इसका ध्यान रखना है कि जब आप क्लास में कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें तो टॉपिक समाप्त होने पर आप उसे कंक्लूड जरूर करें। देन आता है क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, बीच बीच में आपको वो प्रश्न भी पूछने हैं जिससे कि हम ये चेक कर सकें कि बच्चे को टॉपिक समझ में आया या नहीं। आप ये क्वेश्चन बीच में भी पूछ सकते हैं टॉपिक समझाते समय, और टॉपिक समाप्त होने के बाद भी आप इन्हें पूछ सकते हैं। इररेलेवेंट स्टेटमेंट, ध्यान रखना है कि कोई एक्सप्लेनेशन करते समय इररेलेवेंट स्टेटमेंट नहीं बोलना है, प्रयास करें कि आप रेलिवेंट ही बोलें। लैकिंग ऑफ कंटिन्यूटी, एक कंपोनेंट ये है कि आपकी कंटिन्यूटी कहीं से टूट तो नहीं रही है, ये आपको चेक किया जाता है। यानी ये चीजें जो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली ये आपके सुपरवाइजर के लिए होते हैं कि वो आपको सुपरवाइज कर रहा है कि आपने इन सब चीजों का ध्यान रखा है या नहीं। वेग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कोई भी वेग वर्ड या फ्रेजेस का आप इस्तेमाल एक्सप्लेनेशन में नहीं करें। ठीक, अब आती है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल क्या है? द स्किलफुल चेंज इन द स्टिमुलाई इज नोन एज द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किलफुल यानी आपने कितनी चतुराई से अपने अंदर अपने स्टिमुलस में चेंज लाया है जिससे बच्चों पर एक अच्छा प्रभाव आ सके, वो स्टिमुलस वेरिएशन कहलाता है। जस्ट टू अवॉइड बोर्डम, यानी ये किस लिए किया जाता है कि क्लास में बच्चे बोर ना हो। इट इज द टीचर्स स्किल टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स, इंक्रीज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंथुसिज्म एंड स्पिरिट ऑफ स्टडी। ये टीचर के अंदर एक ऐसी स्किल है जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है, बच्चे बोर ना हो क्लास के अंदर, उनके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन आए, उनके अंदर एक लगन आए पढ़ाई के प्रति। इसके लिए ये स्किल का इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरीके से टीचर अपने आप बच्चों को इन्वॉल्व रखता है अपने पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में।
अब इसमें किन किन कंपोनेंट्स को देखा जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है जिससे कि टीचर की स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में इम्प्रूवमेंट हो। तो पहला है टीचर मूवमेंट, कि क्या क्लास में टीचर एक जगह खड़ा होकर सब कुछ बोल रहा है या फिर वो मूवमेंट करते हुए सभी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है। टीचर का गेस्चर किस प्रकार का है, उसकी वॉइस एक जैसी है या फिर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कहीं पॉज लेना है, कहीं पर उसको थोड़ा फास्ट बताना है, कहीं स्लो बताना है, कहीं रुकना है, वो सारी चीज़ें वो कर रहा है या नहीं कर रहा। वॉइस उसकी क्लियर है, सब बच्चे सुन पा रहे हैं या नहीं वो सुन पा रहे हैं। इसके बाद उसका टॉपिक पे फोकस कैसा है। चेंज इन द इंटरेक्शन पैटर्न, क्या वो इंटरेक्शन पैटर्न में कोई चेंज कर रहा है या फिर एक ही पैटर्न से करा रहा है क्लास में। पॉजिंग, क्या वो कहीं रुका। स्टूडेंट्स फिजिकल पार्टिसिपेशन, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। क्या उसके जो टीचिंग स्किल, जब वो ये वाली टीचिंग स्किल को प्रोसेस कर रहा था तो क्या बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इन चीज़ों को देखा जाता है। अब आता है, इसके बाद आती है नेक्स्ट स्किल आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल का क्या अर्थ है। ब्लैक बोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट विजुअल एड यूज्ड बाय टीचर्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। अगर देखा जाए तो ब्लैक बोर्ड एक ऐसी इंपॉर्टेंट विजुअल एड है जो टीचर्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है प्रभावी शिक्षण के लिए। अ टीचर मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड इन हिज हर डेली क्लासरूम टीचिंग। ज़्यादातर अध्यापक इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली क्लासरूम टीचिंग में अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए। ड्राइविंग फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, थॉर्म्स प्रूव करने के लिए, फिगर्स ड्रॉ करने के लिए, कंस्ट्रक्टिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए, और इस तरह से विभिन्न चीज़ों के लिए वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया करते हैं। एवरी टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट इन द स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। इसलिए हर टीचर को ब्लैक बोर्ड स्किल को यूज़ करने में प्रोफिशिएंट, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो ब्लैक बोर्ड को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। गुड ब्लैक बोर्ड राइटिंग लीड्स टू द फॉलोइंग। अच्छी ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले है क्लैरिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको सब क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। रिइंफोर्समेंट ऑफ द आइडियाज विच इज बीइंग वर्बली प्रेजेंटेड, यानी जो आइडियाज बच्चे देते हैं उनको नोट डाउन भी किया जाए बोर्ड पर। कन्वेइंग ए होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंटेंट, एक जो कंटेंट है उसकी एक पिक्चर उस पर ड्रॉ कर दी जाए जिससे कि बच्चों को समझने, जैसे कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिनका फ्लो चार्ट वगैरह ड्रॉ करके बताया जा सकता है, कुछ के पार्ट्स लिख के बताए जा सकते हैं। एडिंग वैरायटी टू द लेसन एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू द पीपल टू द की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट जो भी आपका टॉपिक या कॉन्सेप्ट है उस तक बच्चे को ले जाने के लिए जहाँ भी प्रॉपर ज़रूरत है कुछ ड्रॉ करने की, कुछ लिखने की, वो सब चीज़ें ब्लैक बोर्ड में यूज़ की जानी चाहिए जिसमें आपकी राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर खड़े हों तो 45 डिग्री के एंगल पर आप खड़े होकर लिखें बीच में, जिससे आपका ध्यान बच्चों से इंटरेक्ट भी करता रहे, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दृष्टिगत हो। साथ ही एक बात ये ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते समय उसको 3 पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पार्ट मेन टॉपिक के लिए, सेकेंड पार्ट जो है बोर्ड का वो जो पार्ट्स हैं टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं उनके लिए, और जो थर्ड पार्ट है वहाँ डायग्राम या फॉर्मूले वगैरह लिखने के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन अब आते हैं इसमें कंपोनेंट्स क्या देखे जाते हैं। कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल। सबसे पहले लीगेबिलिटी, लेजिबिलिटी देखी जाती है। दूसरी चीज़ है साइज और अलाइनमेंट की, कितने बड़े शब्द लिखे हैं आपने, क्या वो सीधे लिखे गए हैं, लाइन एक लाइन में आ रहे हैं, टेढ़ा तो नहीं लिखा जा रहा है। हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स, क्या मुख्य बिंदुओं को आपने बोर्ड पर लिखा है और उन्हें अंडरलाइन या हाईलाइट किया है। यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, क्या आपने बोर्ड का पूरी तरीके से सही इस्तेमाल किया है। ब्लैक बोर्ड समरी, क्या आपने पूर्व टॉपिक खत्म करने के बाद ब्लैक बोर्ड समरी भी कहीं लिखी है, बताई है बच्चों को। करेक्टनेस, कितना आपने सही लिखा है, कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं स्पेलिंग मिस्टेक लिखी हो या कुछ गड़बड़ हो। देन पोजीशन ऑफ द टीचर, कि अध्यापक किस तरीके से खड़ा था क्लास में और उसने बच्चों से कॉन्टैक्ट विद द पीपल, और किस प्रकार से बच्चों से उसने कॉन्टैक्ट किया, इस चीज़ का ब्लैक बोर्ड स्किल में ध्यान रखा जाता है। अब आती है इलस्ट्रेशन स्किल, उदाहरण दृष्टांत स्किल, जिसको कौशल भी कहते हैं। It has been observed that some abstract ideas or concepts are very difficult to teach. ऐसा देखा गया है कि बहुत से जो आइडियाज़ हैं, बहुत से जो कॉन्सेप्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जिनको बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट एफर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट,
द टीचर आर अनेबल टू कन्वे द ट्रू सेंस एंड मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। पूरा भरपूर प्रयास करने के बाद भी अध्यापक कई बार बच्चों को वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं करा पाता है। ऐसे समय में दिस डिफिकल्टी ऑफ द टीचर कैन बी सॉल्व इजीली बाय यूजिंग दिस स्किल। जब इस प्रकार की समस्या आती है तो वो इस इलस्ट्रेशन स्किल द्वारा दूर की जा सकती है। एन एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम समझाना चाहते हैं उससे संबंधित एक उदाहरण लेकर बच्चे को बताते हैं। व्हेन द कॉन्सेप्ट और the rule can be applied to it, this means to say that the rule is explained by the example। इसे ये भी कहते हैं कि हमने इस नियम को इस एग्जाम्पल द्वारा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला कंपोनेंट है फॉर्मुलेटिंग सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऐसा लेना है सिंपल सा जो बच्चे को समझ में आए, साथ ही वो रेलिवेंट भी हो। ये ना हो कि एग्जाम्पल सिंपल तो ले लिया लेकिन कॉन्सेप्ट से हटके हो गया हो। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, साथ ही इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। अगर बच्चे को उसके आसपास से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल समझाया जाए तो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होती है। तो ध्यान रखें कि उसे इस प्रकार का उदाहरण बताएं जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं रिलेट करता हो या उसने कहीं देखा, सुना हो या अनुभव किया हो। यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल के लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता है, जैसे चार्ट का यूज करना है या कोई चीज़ आप दिखाकर डेमो करके भी कर सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल जरूर करें। यूजिंग एग्जाम्पल्स फॉर इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। जब आप इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच यूज कर रहे होते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल शो करने के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लास्ट स्किल आपकी आती है रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल का मतलब है प्रबलन। बच्चे को कार्य जो उसने किया है उसे और बल देना जिससे कि वो और ज्यादा अच्छा कार्य प्रेजेंट करे। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबलन। Reinforcement is used to promote learning and to draw the attention of the students। इस स्किल का जो प्रयोग है वो इसलिए किया जाता है कि बच्चों की लर्निंग को प्रमोट किया जा सके और बच्चों में और ज़्यादा अटेंशन क्रिएट की जा सके। It also provides a greater motivation to the students। जब बच्चे को कुछ करने पर रिवार्ड मिलता है तो उसे और ज़्यादा मोटिवेशन होता है, वो और अच्छे से उस कार्य को कर सकता है। The student's behavior should be approved by the teacher and then they would feel motivated to participate with great enthusiasm। जब बच्चे को टीचर कहता है किसी कार्य के लिए वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, शाबाश, तो इन चीजों से बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है, वो और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ कार्य करना चाहता है। बच्चे का इससे और ज्यादा अच्छा विकास होता है। द एकेडमिक एक्टिविटीज विच आर गिवन बाय द टीचर शुड वेरी मीनिंगफुल सो दैट द लर्नर कैन गेट फुल बेनिफिट फॉर देम। जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं टीचर द्वारा की गई और उनको वो और अच्छे से समझ लेता है और बेहतर करने का प्रयास लगातार करता रहता है। अब इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो देखे जाते हैं। पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, यानी सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, फिर सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, यानी आपने किसी बात के लिए कहा गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो आगे आपका वर्बल इन्फोर्समेंट भी हो गया और शाब्दिक भी हो गया। लेकिन अगर आपने अच्छे से मुस्कुरा के देखा उसके आंसर देने पर, आपने बोला कुछ नहीं लेकिन उसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिल गया, तो वो सेकंड कैटेगरी में आया। अब निगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, नहीं गलत है, आप चुप बैठें, आपको कुछ नहीं पता, दिस इज निगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। और अगर आपने मुंह बना लिया बच्चे के उस पर या रिएक्ट नहीं किया या उसकी तरफ उसे इग्नोर किया तो वो आ जाएगा आपका निगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट में। इसके बाद आता है रॉन्ग यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट, कि क्या आपने सही तरीके से रिइंफोर्समेंट का इस्तेमाल किया या नहीं किया। इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिइंफोर्समेंट, इसमें जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपने रिइंफोर्समेंट को सही तरीके से इस्तेमाल किया था या नहीं किया था। इन कंपोनेंट्स को एक टीचर एजुकेटर द्वारा देखा जाता है, फिर आपको बताया जाता है, फीडबैक दिया जाता है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। दिस इज ऑल अबाउट द स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग जो हमने आज देखी, जिनमें से सबसे पहले स्किल थी इंट्रोडक्शन स्किल, दूसरी थी आपकी प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल,